अब देखो बच्चों, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, बफर रेंज। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें स्मॉल क्वांटिटी में एसिड मिलाया जाए या बेस मिलाया जाए, इनके पीएच में चेंज नहीं आता। तो बफर सॉल्यूशन का एक ऐसा पीएच वैल्यू या एक ऐसी रेंज पीएच वैल्यूज़ की जहाँ पर बफर सॉल्यूशन जो एसिड या बेस मिलाए जा रहे हैं उनको इफेक्टिवली क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो वो पीएच वैल्यूज जो हैं, वो रेंज जो है पीएच की, वही क्या कहलाता है, बफर रेंज। तो यही इसका डेफिनेशन है कि अगर हम इसको डिफाइन करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, बफर रेंज। ओके, तो देखो ये कहलाता है रेंज ऑफ pH values of buffer solution where buffer solution neutralize effectively added acid और बेस अमाउंट। समझ गए बच्चों कि पीएच रेंज वो पीएच मतलब बफर रेंज वो पीएच रेंज है, वो पीएच की वैल्यूज़ की एक रेंज है जहाँ पर जो बफर सॉल्यूशन है वो एसिड या बेस जो मिलाया गया है उसकी अमाउंट को इफेक्टिवली क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, वही कहलाती है बफर रेंज। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें, एसिडिक बफर, ठीक है, तो एसिडिक बफर के लिए जो पीएच रेंज होती है ये होती है pKa प्लस, ठीक है, या हम ऐसे ले लें पहले pKa प्लस माइनस 1। मतलब जो भी उस बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड है उसका जो pKa वैल्यू है उसी वैल्यू से एक आगे या एक पीछे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही पीएच की एक क्या होगी, रेंज। यहाँ पर pKa ये कहलाएगा, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ देखें कि फॉर एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड प्लस CH3COONA बफर लें, ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें कि इसकी पीएच रेंज क्या आएगी, तो एस्टिक एसिड के लिए जो pKa होता है वो है 4.76। ओके, तो अब इसका पीएच रेंज अगर हम देखें तो पीएच रेंज अगर हम इसका, तो देखो ये हो जाएगा 4.76 प्लस माइनस 1। अब ये प्लस माइनस 1 कैसे आया, ठीक है, तो पहले आप एक रिलेशन देखेंगे कि पीएच रेंज में या पीएच इक्वल टू एक रिलेशन होता है, बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करते हैं ना, तो pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा, एसिड। ओके, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अगर हम एस्टिक एसिड की बात करें या हम इस तरह से ले लें कि जब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स, ठीक है, या हम ये कहें कि जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टाइम्स की किससे ज़्यादा हो, एसिड से, 10 टाइम्स ग्रेटर देन एसिड, ठीक है, तो हमारे पास जो पीएच आएगा वो हो जाएगा pKa प्लस लॉग 10, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्ट, ठीक है, या हम इस सॉल्ट की जगह पर इसकी वैल्यू पुटअप कर दें तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, एसिड अपॉन में क्या, एसिड। ओके, तो ये हो गया हमारे पास पीएच
pKa प्लस 1 मीन्स जब बफर सॉल्यूशन, ठीक है, कि हायर पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर, ठीक है, वो क्या हो जाएगी pKa प्लस 1। ठीक इसी तरह से, और उस समय जो है आप देख रहे हैं कि जो सॉल्ट है वो ज़्यादा होगा किससे बच्चों, एसिड से। और जो बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन, ठीक है, इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज मोर अमाउंट ऑफ एसिड। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हम एसिड मिला देंगे तो भी वो क्या कर सकता है, देन बेस, कि जो आप एसिड मिला रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड मिलाएं तो भी वो न्यूट्रलाइज करता जाएगा देन बेस का, कि बेस अगर हम मिलाएंगे तो जल्दी पीएच चेंज कर देगा, लेकिन अगर हम एसिड मिलाएंगे तो हाई पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर की होगी pKa प्लस 1। मीन्स वहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा और एसिड जब कम हो तब बफर सॉल्यूशन एसिड जो बेस है उसके रिस्पेक्ट में एसिड को कहीं ज़्यादा अच्छे से क्या कर देगा, इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक इसी तरह से दूसरा कंडीशन हम ले लें कि एसिड जो है वो 10 टाइम्स देन सॉल्ट हो जाए, ठीक है, तब हम देखते हैं कि ये हो जाएगा pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग, यहाँ पर सॉल्ट अपॉन में 10 टाइम्स ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा pH इक्वल टू pKa माइनस 1, इस तरह से। तो ये है लोवेस्ट pH range where acidic buffer, ठीक है, acidic buffer effectively neutralize more base, added base than एसिड या एडेड एसिड, ठीक है। तो ये एक लोवेस्ट पीएच वैल्यू है जहां तक बफर का एक बफर रेंज मिलेगी और वो हाईएस्ट वैल्यू। तो एस्टिक एसिड के लिए अगर हम देखें, ये CH3COOH प्लस CH3COONA, अगर हम इस बफर के लिए देखें तो पीएच रेंज हो जाएगी 4.76 प्लस 1 मीन्स 5.76 और 4.76 माइनस 1 मीन्स 3.76। तो ये है इसकी पीएच रेंज, या इसी को हम बोलेंगे बफर रेंज, जहाँ पर एस्टिक एसिड और सोडियम एसीटेट का एसिडिक बफर जो है वो इफ़ेक्टिवली वर्क करेगा और मिलाए गए एसिड और बेस को इफ़ेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ तक हो गए। ठीक इसी तरह से अगर हम बेसिक बफर की बात करें, ठीक है, तो बेसिक बफर में जो पीएच रेंज होगी वो होगी 14 माइनस pKb प्लस माइनस 1। समझ गए बच्चों कि जो बेसिक बफर होंगे उनका जो पीएच रेंज होगा वो इस लिमिट में आएगा, 14 माइनस pKb प्लस माइनस 1। सपोज NH4OH प्लस NH4 ये है Cl, ये एक बेसिक बफर है, ठीक है। इसमें जो pKb होता है वो है अमोनिया का, मतलब NH4OH का pKb वह भी 4.76 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम pH रेंज देखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस, यहाँ पर आप 4.76 प्लस 1 और दूसरी, ठीक है, ये हो जाएगा 14 माइनस 4.76 माइनस 1, इसके बीच में आएगी लिमिट, ठीक है। तो यहाँ तो हो जाएगी 14 माइनस 4.76 प्लस 1 5.76 और
7-6। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहलाएगी pH रेंज फॉर बेसिक बफर। ये है, तो इसमें भी वही है, आपको ये देखना है कि हाईएस्ट पीएच रेंज क्या है, लोवेस्ट पीएच रेंज का है कहाँ है, जहाँ पर एक बेसिक बफर एक जो है इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करेगा एसिड या बेस को। तो इस तरह से जो है पीएच रेंज आपने देखी एसिड बफर के लिए और बेसिक बफर के लिए। तो यहाँ तक कंप्लीट है बफर रेंज के बारे में। अब हम आ जाते हैं दूसरा, इसी में है एक टॉपिक और वो है बफर कैपेसिटी। ओके, कि ये क्या है बफर कैपेसिटी। तो देखो बच्चों, बफर कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि बफर सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पीएच अल्टरेशन को रोके, मतलब पीएच को चेंज ना होने दे, कि बफर सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्या करे, एसिड या बेस जो मिला रहे हैं हम, उस एसिड या बेस को मिलाने से पीएच में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें उसको रोकने की एक कैपेसिटी ही क्या कहलाएगी, बफर कैपेसिटी। मतलब हम इसको डिफाइन करें कि द प्रॉपर्टी, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन टू resist alteration of its pH value during addition of acid और बेस। समझ गए ना कि बफर सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि जब हम उसमें एसिड और बेस मिला रहे हों तो वो इस पीएच चेंज होने से रोकने की जो एक कैपेसिटी है वही क्या है बच्चों, बफर कैपेसिटी। इसका रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है बफर कैपेसिटी फाई इक्वल टू, ये होगा नंबर, हम इसको कैलकुलेट करें तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस added 1 liter of buffer solution। ओके, मीन्स हम इसको डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करें, अपॉन में आ जाएगा चेंज इन पीएच वैल्यूज, चेंज इन पीएच वैल्यू डेल्टा पीएच। ओके, तो यहाँ फाई इक्वल टू होगा डेल्टा एन अपॉन डेल्टा पीएच। तो ये है बफर कैपेसिटी का रिलेशन। बफर कैपेसिटी का एक रिलेशन और होता है बच्चों, अगर हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है एसिड और बेस की तो इसका रिलेशन है 2.303। ठीक है, यहाँ पर A इंटू एस अपॉन A प्लस क्या एस। ओके, यहाँ पर ये है, ये है, इससे भी हम बफर कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर A जो है ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इन बफर, ठीक है, और S कहलाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन बफर। ठीक है, तो इस तरह से ये है बफर कैपेसिटी का। जनरली बफर सॉल्यूशन सो मैक्सिमम buffer capacity when for acidic buffer, अगर एसिडिक बफर की मैक्सिमम बफर कैपेसिटी पूछे तो when जब एसिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू द बेस। समझ गए बच्चों, सॉरी सॉल्ट।
किसकी, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन की क्या हो, बराबर हो। मीन्स यहाँ पर ये कहें कि pH इक्वल टू pKa, तब बफर सॉल्यूशन एक इफेक्टिव बफर हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बफर कैपेसिटी शो करेगा। फॉर एग्जांपल है CH3COOH प्लस CH3COONA। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी किस पीएच पे मिलेगी, ठीक है, तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ऑब्जर्व्ड एट, ठीक है, pH 4.76 बिकॉज pKa ऑफ CH3COOH कितना होता है, 4.76। इस समय जो सोडियम एसीटेट है इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एसिटिक एसिड की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर होंगी, तब इस समय बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक इसी तरह से अगर मान लो बेसिक बफर दिया गया है, बेसिक बफर में, ठीक है, तो बेसिक बफर में जो POH है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, PKB के, तब यहाँ पर क्या मिलेगी, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। समझ गए ना। अब देखो कि अगर हम ये कहें कि ये है हमारे पास NH4OH और प्लस NH4Cl, ठीक है, तो इसमें जो NH4OH होता है उसका pKb जो होता है 4.76, तो हम कहें कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, NH4OH प्लस NH4Cl जो बफर होगा, बफर वो किस में है, ऑब्जर्व्ड एट POH 4.76, या अगर हम pH की वैल्यू बात करें तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4.76। समझ गए ना। तो इस तरह से 9.24 में मतलब ये हो जाएगा 9.24। तो इस pH वैल्यू पर ये जो है मैक्सिमम या POH 4.76, यहाँ पर उसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम मिलेगी। तो दो रिलेशन बताए मैंने आपको, एक तो बफर कैपेसिटी का ये रिलेशन है और एक ये है। जैसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लें कि 0.2 मोल एसिड, ठीक है, एडेड इन 250 ml ऑफ एसिडिक बफर, ठीक है, देन इट्स pH changed 2 यूनिट। मीन्स हम ये कहें कि ये एसिड में अगर हमने उसमें मिलाया तो इसका pH मान लो 6 था और ये 4 हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो कैलकुलेट बफर कैपेसिटी, ओके। तो हम यहाँ पर जब बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस मिक्सड इन 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, क्योंकि अब यहाँ पर आपको बोला गया 0.2 मोल एसिड एडेड इन 250 ml ऑफ एसिडिक बफर, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे कि 250, ठीक है, ml बफर है, बफर। तो एडेड एसिड क्या है बच्चों, एसिड मोल वो है 0.2, तो 1000 ml में कितना ऐड किया जाएगा, तो 0.2 अपॉन 250 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 4 मीन्स 0.8, और तो ये जो हमारे पास आ गया डेल्टा एन वो हो गया 0.8। डेल्टा pH आपको दे रखा है कितना, 2 यूनिट, तो बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 2, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 8 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻1, या आप देखोगे तो ये हो जाएगी 0.4। तो इस तरह से 0.4 बफर कैपेसिटी होगी, ये है मोल पर लीटर में। ठीक इसी तरह से मान लो लिखा है कि 0.2 मोल CH3COOH एंड 0.4 मोल, ठीक है, सोडियम एसीटेट,
मिक्स्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट बफर कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तब हम बफर कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करें, तब हम तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 और यहाँ क्या है बच्चों, a इंटू एस अपॉन ए प्लस क्या एस। ठीक है, ये है हमारी बफर कैपेसिटी का रिलेशन। तो अब आप यहाँ पर देखें कि a और b क्या है, a और s। तो s a कितना दे रखा है, तो a मीन्स हमारे पास एसिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लिखेंगे 0.2 अपॉन 1। s मतलब है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सोडियम एसीटेट है, तो ये हो जाएगा 0.4/1। तो फाई इक्वल टू 2.303। ठीक है, यहाँ कर दो आप, आपके पास है ये 0.2 इंटू 0.4 अपॉन 0.2 प्लस 0.4। बस इसको सॉल्व कर लो, वही इसकी बफर कैपेसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो इस तरह से बफर कैपेसिटी कैलकुलेट की जाती है। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी पूछ ले तो एसिडिक बफर के लिए तब होती है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। ठीक है, जनरली बफर कैपेसिटी सो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बफर सॉल्यूशन व्हेन एसिडिक बफर है तो एसिड और सॉल्ट बराबर हो, मींस पीएच पीके के बराबर हो। मींस मतलब अगर हम एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट की मैक्सिमम बफर कैपेसिटी देखें तो वो मिलेगी हमें 4.76 में। और अगर बेसिक बफर की दे रखा हो तो पीओएच पीकेबी के बराबर होना चाहिए। जैसे हम ये कहें कि दोनों अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड इनकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी, वो होगी 4.76 पीओएच पे या पीएच में 9.24। अगर न्यूमेरिकली कुछ पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें। ओके, और बफर रेंज भी आपको समझ में आई गई। बफर रेंज वो पीएच रेंज है जहाँ पर बफर जो है एक इफेक्टिवली एक बफर की तरह वर्क करता है और मैक्सिमम एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। एसिडिक बफर की बफर रेंज होती है पीके प्लस माइनस 1। ठीक है, मीन्स एसिड की कॉन्सेंट्रेशन या फिर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है एक दूसरे से 10 टाइम्स क्या हो ज़्यादा। जब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स एसिड से ज़्यादा होगी तो पीएच पीके प्लस 1 हो जाएगा। उस समय हाई पीएच रेंज होगी जहाँ एसडी बफर की पीके प्लस 1। ओके, उस समय सॉल्ट ज़्यादा और एसिड कम होगा, इस तरह से। ठीक है, और बफर सॉल्यूशन इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज मोर अमाउंट ऑफ एसिड देन बेस। जब पीएच ज़्यादा होगा तो वो एसिड के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और जब पीएच कम होगा तो पी लोवेस्ट पीएच रेंज वेयर एसिडिक बफर इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज मोर एडिड बेस देन एसिड। एसिड ये बेस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जब पीएच नीचे, जो पीएच है वो पीके से नीचे होगा तो सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक नेचर का शो करेगा और उस समय ज़्यादा बेस को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और इस तरह से हमने पीएच रेंज देखिए बेसिक बफर के लिए, तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, पीएच रेंज 14 माइनस पीकेबी प्लस माइनस 1। अगर हम NH4OH के लिए लें तो हम इस तरह से उसकी पीएच रेंज निकाल सकते हैं। इसमें भी वही है, कहाँ जब हाई पीएच रेंज होगी तो एसिड के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी। यहाँ ध्यान रखें कि जो हाई पीएच रेंज होती है, ठीक है, ये होती है मोर इफेक्टिव फॉर, ठीक है, एसिड एडिड जो है। और लो पीएच रेंज ये है इफेक्टिव फॉर, ठीक है, एडिड बेस। इतना सा ध्यान रखना है। और सबसे अच्छे बफर सॉल्यूशन तभी बनते हैं जब बफर रेंज अच्छी हो और बफर कैपेसिटी हाई हो। तो यहाँ तक था ये दो टॉपिक, बफर रेंज और बफर कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट में मिलते हैं।